बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज़ पॉइंट नंबर 361, जिसमें बैसिलस एंथ्रैक्स के बारे में बताया हुआ है। जो बैसिलस एंथ्रैक्स होता है ये ब्लड एगर पे ग्रो करता है। बी से बैसिलस एंथ्रैक्स एंड बी से ही ब्लड एगर, तो BABA बैसिलस एंथ्रैक्स ब्लड एगर पे ग्रो करेगा और ऐसे लोगों को इन्फेक्ट करता है जो कि शीप की लुक आफ्टर करते हैं। शीप्स की जो लुक आफ्टर करते हैं उनको बैसिलस एंथ्रैक्स अफेक्ट करता है। ये ब्लड एगर में ग्रो करता है। 90% जो एंथ्रैक्स होता है उसके अंदर में स्किन लीयंस मिलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और ये स्पोर फॉर्मिंग रॉड है। स्पोर फॉर्मिंग होता है, यही इसका मोस्ट डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है। स्पोर फॉर्मिंग रॉड है। एंथ्रैक्स टॉक्सिन एक एक्सोटॉक्सिन होता है। इसका प्रोटेक्टिव एंटीजन होता है, एक एडिमा फैक्टर होता है और एक लीथल फैक्टर होता है। प्रोटेक्टिव एंटीजन होता है, लीथल फैक्टर होता है, एडिमा फैक्टर होता है। एंथ्रैक्स टॉक्सिन एक एक्सोटॉक्सिन है। बैसिलस एंथ्रैक्स स्पोर फॉर्मिंग रॉड है और स्पोर फॉर्मेशन इसकी मोस्ट डायग्नोस्टिक या मोस्ट डिफरेंशिएटिंग फीचर होती है। 90% एंथ्रैक्स जो होता है वो क्यूटेनियस एंथ्रैक्स होता है, जिसमें हमें स्किन पे लीजन्स मिलते हैं। ये ऐसे लोगों के अंदर होता है जो कि शीप की लुक आफ्टर करते हैं और ये ब्लड एगर पे ग्रो करता है। और क्यूटेनियस एंथ्रैक्स के अंदर अल्सर विद ब्लैक एस्कार हमें मिलता है जो कि पेनलेस और नेक्रोटिक होगा। ब्लैक कलर का एस्कार बन जाता है जो कि पेनलेस होता है, नेक्रोटिक होता है और साथ अल्सर डेवलप हो जाता है क्यूटेनियस एंथ्रैक्स में। जो पल्मनरी एंथ्रैक्स होती है वो स्पोर्स की इनहेलेशन से डेवलप होती है। जब आप ये बैसिलस एंथ्रैक्स के स्पोर्स को इनहेल कर लेते हो और कंटेमिनेटेड एनिमल्स या एनिमल प्रोडक्ट से ट्रांसमिट होता है। इसमें फ्लू की तरह के सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट को बुखार हो जाता है, पल्मनरी हेमरेज डेवलप हो सकता है, मीडियास्टिनाइटिस हो जाता है, पेशेंट को शॉक हो सकता है और वूल सॉर्टर डिजीज़ भी हम कहते हैं पल्मनरी एंथ्रैक्स को। ड्रग ऑफ चॉइस इसकी सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है पल्मनरी एंथ्रैक्स की। पल्मनरी एंथ्रैक्स को वूल सॉर्टर डिजीज़ भी कहते हैं। जो एंथ्रैक्स है या जो बैसिलस एंथ्रैक्स होता है, इसके सिनेरियो में दिया होगा कि एक ऐसा पेशेंट जो कि शीप्स की या फिर कैटल्स की लुक आफ्टर कर रहा था, उसका गला ख़राब हुआ है और उसकी आर्म के ऊपर आपको ब्लैक कलर का लीजन नज़र आ रहा है, जिसे ब्लैक एस्कार भी कहते हैं, जो कि अल्सर की तरह का होता है, जो क्यूटेनियस एंथ्रैक्स के अंदर होता है। और शॉर्ट थ्रोट हो रहा है या उसको फ्लू की तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं पल्मनरी एंथ्रैक्स की वजह से, और साथ पेशेंट को फटीग भी होती है। सेप्सिस की डायग्नोसिस के लिए हम हमेशा कल्चर कराते हैं और कल्चर पॉजिटिव आएगा तो हमें सेप्सिस की डायग्नोसिस का पता चलता है। रूबेला या जर्मन मीजल्स प्रेग्नेंट वुमेन को अफेक्ट करती है। अगर 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर तो बेबी को कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट डेवलप हो जाएगा। और कार्डिक डिफेक्ट्स होते हैं जब 5th to 10 वीक के अंदर मीजल्स अफेक्ट करेगा। अगर तो प्रेग्नेंट लेडी को मीजल्स हो रही है 6 वीक में तो कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट होगा, और अगर 5th से 10th वीक में हो रही है या 6 वीक के बाद या 7 वीक के बाद हो रही है तो कार्डिक डिफेक्ट्स होंगे बेबी के अंदर। मोस्ट कॉमन एनॉमली जो होती है ओवरऑल वो डेफनेस हो जाती है रूबेला की वजह से। 7 वीक से कम पे कैटरेक्ट होता है, 7 वीक से ज़्यादा पे कार्डिक डिफेक्ट्स होंगे। पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस बहुत कॉमन कार्डिक एबनॉर्मेलिटी है जो कि मीजल्स वाले पेशेंट्स के अंदर या फिर जर्मन मीजल्स या फिर रूबेला वाले पेशेंट्स के अंदर डेवलप हो जाता है। प्रिवेंशन आपने करनी है रूबेला, कॉन्जेनिटल रूबेला की एंटी रूबेला वैक्सीन देके रिप्रोडक्टिव एज में। अगर तो 7 वीक से ज़्यादा की प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसमें बच्चे में डेफनेस डेवलप हो जाएगी। इसके लिए IgM एंटीबॉडीज़ हम कराते हैं जो कि बेस्ट टेस्ट होता है, जो एक्यूट इन्फेक्शंस के बारे में बताता है और डिसाइड करता है कि आपने अबॉर्शन करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट आती है कि अगर फर्स्ट लाइन एजेंट्स जो वायरल सेल्स के अगेंस्ट होते हैं दैट आर नेचुरल किलर सेल्स। NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स आपके फर्स्ट लाइन होते हैं वायरल सेल्स के, वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। सिफिलिस जो होती है वो एक कंजेनिटल सिफिलिस होती है और एक हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी सिफिलिस आती है। जो कंजेनिटल सिफिलिस होगी ना, इसमें आपकी 8th क्रेनियल नर्व की पैल्सी हो जाती है, इंटरस्टिशियल कैरेटाइटिस होता है, आइज़ को अफेक्ट करेगा और हंचिंचन्स टीथ हो जाते हैं। जो कंजेनिटल इन्फेक्शंस होती हैं वो टॉर्चेज होती हैं। टॉर्च में T से आता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है। O से आपकी अदर सिफिलिस हो सकती है, हेपेटाइटिस B हो सकती है। R से आता है रूबेला, C से आता है साइटोमेगालो वायरस और H से आता है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। सबसे पहले टॉक्सोप्लाज्मोसिस। जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस होती है वो एक पैरासिटिक इन्फेक्शन होती है जो कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक पैरासिटिक इन्फेक्शन होती है जो कि कैट्स जिन लोगों ने पेट के तौर पे रखी हुई होती हैं और साथ प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें डेवलप हो जाती है। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई होता है, इसमें कोरियोरेटिनाइटिस डेवलप हो जाता है, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन होती है, हाइड्रोकेफलस डेवलप हो जाता है। ट्राइड में क्या होगा, एक पैरासिटिक इन्फेक्शन होती है जिन्होंने कैट्स को पेट के तौर पर रखा हुआ होता है, उसमें टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई की वजह से हो जाती है। प्रेग्नेंट लेडी होगी, हाइड्रोकेफलस हो सकता है, कोरियोरेटिनाइटिस होगा और साथ इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन। ब्रेन के अंदर कैल्सिफिकेशन होती है, कोरियोरेटिनाइटिस हो जाता है और हाइड्रोकेफलस होगा। इसकी
IgM एंटीबॉडीज़ हम कराते हैं टॉक्सोप्लाज्मा को चेक करने के लिए। अदर्स में सिफिलिस आती है, रुबेला आती है। जो सिफिलिस होती है ना, इसमें मैकुलोपैपुलर रैश आपको मिलता है, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस हो जाता है, कोरियोरेटिनाइटिस हो सकता है, हंचिंगटन्स टीथ होते हैं कॉन्जेनिटल सिफिलिस में, क्लॉटन जॉइंट्स हो जाते हैं और ओनली मैटरनल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपको बार बार एबॉर्शंस होते हैं। ठीक है, मदर को बार बार एबॉर्शंस होंगे सिफिलिस की वजह से। जो रुबेला होती है ना, ये कैटरेक्ट कराता है अगर 7th वीक से कम पे मदर को रुबेला या जर्मन मीजल्स हो रही है। अगर ओवरऑल जो सबसे मोस्ट कॉमन होती है वो डेफनेस होती है, और अगर 7th वीक से ज़्यादा पे है या 5th या 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर जर्मन मीजल्स हो गई है या रुबेला की इन्फेक्शन हो गई है तो कार्डिक डिफेक्ट्स में PDA पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस सबसे ज़्यादा कॉमन है। जो साइटोमेगालो वायरस होता है ना, ये एक ऐसा वायरस है जो कि आपके वेंट्रिकल्स के अराउंड कैल्सिफिकेशन कराता है, हाइड्रोप्स विटालिस कराता है और कोरियोरेटिनाइटिस कराता है एड्स वाले पेशेंट्स में। ट्रांसप्लांट के बाद इन्फेक्शन भी साइटोमेगालो वायरस की वजह से होती हैं। ट्रांसप्लांट हुआ होगा किसी पेशेंट का और उसके बाद साइटोमेगालो वायरस की इन्फेक्शन बहुत कॉमन होती हैं। ट्रांसप्लांट के बाद अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है विजुअल प्रॉब्लम्स की, क्योंकि ये कोरियोरेटिनाइटिस कराता है, साथ डायरिया कराता है और बेजोफिलिक इसकी इंक्लूएंस होती हैं। पेशेंट जो माइक्रोकेफली कराएगा, सेरिब्रल नेक्रोसिस कराता है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कराता है, मेंटल रिटार्डेशन कराता है और बक्कल म्यूकोजा मेंटल रिटार्डेशन कराता है। साइटोमेगालो वायरस पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन कराता है, पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन कराता है, कोरियोरेटिनाइटिस कराता है, एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर हाइड्रोप्स विटालिस कराता है, ऑर्गेनोमेगाली कराता है, सेरिब्रल नेक्रोसिस कराता है, माइक्रोकेफली कराता है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कराएगा, मेंटल रिटार्डेशन कराता है। ट्रांसप्लांट के बाद जो विजुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं या डायरिया या बेजोफिलिक इन्फ्लुएंस साइटोमेगालो वायरस में मिलती हैं। जो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस होता है, ये आपकी बक्कल म्यूकोजा की इरेप्शन होगी अगर तो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1 की इन्फेक्शन है। आइसोलेटेड म्यूकोकुटेनियस लीजन्स होते हैं, स्किन के ऊपर हो सकते हैं, आई के ऊपर हो सकते हैं, माउथ में हो सकते हैं। केराटो कंजक्टिवाइटिस और एनकेफ्लाइटिस भी कराता है। हर्पिस से आपको केराटो कंजक्टिवाइटिस भी होता है और एनकेफ्लाइटिस भी होता है। ये एक डिसेमिनेटेड डिजीज़ होती है जो बाद में आपके लंग, लिवर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इन्फेक्ट कर सकती है। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करेगी तो एनकेफ्लाइटिस हो जाएगा और लंग और लिवर को भी इन्फेक्ट कर सकती है। बेबी को रैश होता है उसकी एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर और मदर अनट्रीटेड होगी और उसने विजाइनली ही डिलीवर किया होगा बेबी। स्प्लीनेक्टमी के बाद सबसे ज़्यादा जो कॉमन होते हैं ना, स्प्लीनेक्टमी के बाद ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर नमूनिया हो जाता है या एल्डरली के अंदर। आपने वैक्सीनेशन कराती होती है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की स्प्लीनेक्टमी के बाद, क्योंकि जो स्प्लीन जब रिमूव हो जाती है ना तो उनमें नमूनिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्ट करता है वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया करता है, सेकंड पे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और लास्ट पे नेज़रिया मेनिंजाइटिस। नीमोकोकल वैक्सीन आपने देनी होती है स्प्लीनेक्टमी के बाद। नीमोकोकल वैक्सीन हम स्प्लीनेक्टमी के बाद देते हैं और सबसे ज़्यादा जो स्प्लीनेक्टमी के बाद अगर पेशेंट को सेप्टिक शॉक हो गया है और साथ वो फीवर के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की इन्फेक्शन होगी। सबसे ज़्यादा कौन इन्फेक्ट करता है? स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, सेकंड पे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, थर्ड पे नेज़रिया मेनिंजाइटिस। और जो एक्टिनोमाइसिस होती है इसमें सल्फर ग्रैन्यूल्स मिलते हैं। TB एक ऐसी एयरबॉर्न डिजीज़ है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। रिस्पायरेटरी सिंक्सीटियल वायरस ब्रोंकिएक्टेसिस कराता है बच्चों के अंदर ब्रोंकिएक्टेसिस रिस्पायरेटरी सिंक्सीटियल वायरस की वजह से होती है। स्प्लीनेक्टमी के बाद जो सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन होती है वो आपकी स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से नमूनिया डेवलप हो जाता है एल्डरली पेशेंट्स के अंदर, सेकंड पे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड थर्ड पे नेज़रिया मेनिंजाइटिस। इसलिए आपने नीमोकोकल वैक्सीन देनी होती है स्प्लीनेक्टमी वाले पेशेंट्स में।